अगर आपको म्यूचुअल फंड की किसी नई स्कीम और नई इनोवेटिव स्कीम की तलाश है तो आपका इंतज़ार शायद ख़त्म होने जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी अपना एक एनएफओ जो मोतीलाल ओसवाल बीएसई 1000 इंडेक्स फंड लेकर आ रही है और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां जो हैं वो अभिषेक हमारे साथ लेकर आ रहे हैं। अभिषेक, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बताइए कि क्या इस फंड के बारे में तमाम जानकारियां क्या हैं? मुस्कुराहट की वजह हर्ष इसलिए है क्योंकि इस तरह का जो फंड अभी जो ये मोतीलाल ओसवाल लेकर आ रहा है वो अपनी कैटेगरी का पहला फंड है, तो मेरे लिए रिसर्च करना भी काफ़ी एक्साइटिंग था। तो मैंने कई सारी चीज़ें इसके बारे में पता की थी, वो मैं बताता हूँ। तो खैर, पहले मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के बारे में बता देते हैं आपको कि ये 15 साल पुराना ये फंड हाउस है और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इसका AUM है। और जो एनएफओ ये लेकर आया है वो देश का पहला BSE 1000 इंडेक्स फंड है। इससे पहले कोई भी फंड हाउस इस तरह की कैटेगरी का फंड या स्कीम जो है वो लेके नहीं आया है। तो इसमें एक तरह से जो होता यह है कि BSE 1000 इंडेक्स में जो आपकी 1000 कंपनीज होती हैं, जो कि लार्ज, स्मॉल और मिड कैप और मैक्रो कैप कंपनीज जो होती हैं, उसमें एक तरह से उसमें निवेश किया जाता है और वेटेज जो होता है इंडेक्स में उसके हिसाब से ही कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड होता है वो उसमें निवेश एक तरह से इसमें करता है। बेंचमार्क इसका रहेगा BSE 1000 TRI, यानी कि BSE 1000 के इंडेक्स को तरह से ये फॉलो करेगा, ट्रैक करेगा और उसके इंडेक्स जितना ही रिटर्न देने की ये कोशिश करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 5 जून यानी कि कल से ये खुल चुका है और 19 जून तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 25 जून को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये है और 500 रुपये की SIP भी की जा सकती है। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले इसको रिडीम या स्विच करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर रिडीम करेंगे तो कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। वहीं अगर फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो ये है स्वप्निल मायकर, राकेश शेट्टी और दिशांत मेहता। इसमें स्वप्निल और राकेश जो हैं वो इक्विटी पोर्शन को एक तरह से मैनेज करेंगे और वहीं दिशांत मेहता जो हैं वो एक तरह से डेट पोर्शन को मैनेज करेंगे। पीयर्स कंपैरिजन ऑब्वियसली बातें नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लौता फंड है अपनी कैटेगरी का, लेकिन एज एन इंडेक्स के रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो फिर BSE 1000 इंडेक्स ने पिछले एक साल में 8.86% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 5 साल की अगर बात करें तो 25.79% का एनुअलाइज रिटर्न इसने दिया है और 10 साल में करीब करीब 14% का रिटर्न एनुअलाइज इसने दिया है। तो ये है कुल मिला के इस इकलौते नए फंड की पूरी जानकारी। ओवर टू यू। बिल्कुल अभिषेक, वही जैसे स्टार्टिंग मुस्कुराहट से और आपने एंडिंग भी बहुत मुस्कुराहट से करी और तमाम जानकारियाँ बहुत अच्छे से आपने हमारे व्यूअर्स को समझाई। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि BSE जो 1000 इंडेक्स फंड है मैम, ये किस तरीके से काम करता है और यहाँ पे निवेशकों को यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी चाहिए? देखिए, जैसे इन्होंने समझाया कि ये एक इंडेक्स में एक जो नई कैटेगरी है उसमें वन ऑफ द फर्स्ट है, ये जो अभी जो है शुरू लॉन्च हुआ है। सो सबसे पहले तो इतना बड़ा इंडेक्स हमने देखा ही नहीं, लाइक मैक्सिमम 750 स्टॉक्स के आगे और 250 स्टॉक्स भी इसमें एडेड अप है। सो 22 सेक्टर्स, 57 इंडस्ट्रीज, मतलब मैं खुद इसका पूरा ये जो डाइवर्सिफिकेशन है वो चेक कर रही थी। तो लार्ज मिड स्मॉल तक तो हमने देखा ही है, यहाँ पे आपको माइक्रो कैप भी एड अप हो जाएगा। सो एक और एडेड मैं कहूंगी मार्केट कैप है इन दिस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो एक अच्छी बात ये भी है कि इस तरीके का एक मार्केट कैप जिसमें आपको सारा ही कवरेज मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। लेकिन शुरुआत के लिए काफी पैसिव भी है, इंडेक्स है तो लो कॉस्ट है, एट द सेम टाइम स्प्रेड ओवर लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो कैप। तो अगर नेक्स्ट 5 years 7 years का जो ग्रोथ अगर हम देख रहे हैं एज एन इंडियन इकोनॉमी, सो डेफिनेटली वो इन चारों सेक्टर्स की तरफ फैलने वाला है। सो एक फंड ऐसा जो आपको ये दे सके, लेकिन इट्स स्प्रेड अक्रॉस 1000 स्टॉक्स। सो मच ऑल्सो जब भी हम देखते हैं ना बहुत ज्यादा स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में हो जाते हैं, सो एक तो वो इंडेक्स को ट्रैकिंग करना एंड एट द सेम टाइम अगर माइक्रो कैप में सडनली अगर हमने कुछ देख लिया कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो इट कैन अफेक्ट द रिटर्न्स ओवरऑल। सो बहुत जल्दी है फंड किस तरीके से परफॉर्म करेगा या किस तरीके से इसका मार्केट में एंट्री के बाद सस्टेनेबिलिटी ड्यूरिंग ऑल वॉलेटाइल पीरियड्स कैसे, ये मैं हर एक NFO के लिए कहती हूँ दैट NFOs आर गुड अगर उसकी थोड़ी बहुत माइंडसेट या तो फिर उसका स्ट्रैटेजी है वो अलग होता है। अगर सेम स्ट्रैटेजी NFO है तो कोई मतलब नहीं, एग्जिस्टिंग में लगा लो। ये इस कैटेगरी में बैठता है क्योंकि फंड हाउस भी इतना एक्सपीरियंस्ड है एंड एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजी भी थोड़ी डिफरेंट है। सो डेफिनेटली एक बार के लिए आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको रिव्यू करते रहना बहुत जरूरी है, इसको करके छोड़ना नहीं
क्योंकि जैसे मैंने कहा माइक्रो कैप के आने के बाद इसको किस तरीके से इसके रिटर्न्स दिखेंगे या किस तरीके से प्रदर्शन दिखेगा वो तो टाइम ही बताएगा। चलिए ठीक है मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि टाइम अभी लगेगा, बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर जो है अपना निवेश करिए, क्योंकि पैसा आपका है, बहुत ध्यान से लगाइए जहाँ भी लगा रहे हैं। इसके अलावा आज 4 से 5 के शो में हमने काफ़ी कुछ चीज़ों पे चर्चा करी है, रेट कट पे बात हुई है, मिड कैप फंड्स पे क्या इसका असर होगा उस पर बात हुई है। आपको एक बार समअप कर देती हूँ मैं क्या कुछ पूजा मैम ने हमें एडवाइस किया है। पहली बात तो ये कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा इससे होने वाला है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग भी होने वाली है जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं उनमें लोअर इंटरेस्ट की वजह से उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर, वही रियल एस्टेट की, तो इनके लिए बेनिफिशियल है। लोन गिवर और लोन टेकर, लोन देने वाली कंपनियां और लोन लेने वाली कंपनियां, दोनों के लिए इस वक्त फ़ायदे का सौदा है रेट कट के कारण। साथ ही मिड कैप को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और आपको बैलेंस भी देता है, साथ में जो है आपको एक रिटर्न भी अच्छा खासा ही दे देता है। दोनों का बैलेंस बना के चलता है, सेफ्टी का भी और रिटर्न का भी। साथ ही में लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो रेस्टलेस नहीं होना है। कुछ भी हो रहा है बाजार में, आरबीआई की तरफ से कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको स्थिरता रखनी है, क्योंकि आपका लंबा निवेश है, उसके बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, या फिर किसी भी चीज़ से ओवर एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा देना है। जो भी कर रहे हैं सिप के जरिए करिए, ये तो हमेशा हर एक्सपर्ट की सलाह रहती है, हम भी अपने शो पर आपको यही बताते रहते हैं। इसके साथ में अगर आप कुछ भी कदम उठा रहे हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि पैसा आपका है, पोर्टफोलियो आपका होगा, तो आपका एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होना चाहिए। बिल्कुल मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत ही अच्छे से आपने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से हमारे व्यूअर्स को समझाया। और मुझे लगता है कि सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, हम लोगों को भी मैम काफ़ी आपने जानकारी, जो आपकी जानकारी से हम लोग भी यहाँ पे हमें फ़ायदा मिलेगा पक्का से मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू। प्लेजर मैम। तो देखा आपने यहाँ पर दिव्या, कैसे क्लोजिंग की जाए बताइए। जी बिल्कुल, चलिए आज के शो से जैसे कि हमने समझा कि रेपो रेट में कटौती से जहां एक और कर्ज सस्ता हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनियों के लिए भी ये ग्रोथ का इंजन बन सकता है। ऐसे में मिड कैप फंड में अगर आप सिर्फ एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो एक समझदारी का कदम आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल, बशर्त आप जोखिम समझते हो और निवेश की अवधि 5 साल या फिर उससे ज़्यादा हो। सही चयन, सही सलाह और एसआईपी की अनुशासन से आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। निवेश से पहले सलाह जरूर लें। बाकी आपसे मिलते हैं 2 दिन बाद, यानी कि सोमवार को, तब भी बहुत सारी बातें होंगी आपसे म्यूचुअल फंड पर, क्या कुछ उस दिन का ट्रेंडिंग टॉपिक होगा उस पर हम भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे विजय चौधरी जी कह रहे हैं कि आप हमारा सवाल लेते नहीं सर, हम लोग हर दूसरे दिन आप सवाल भेजते हो और हम लोगों ने कई बार आपका सवाल लिया है और कई बार होता है कि सवाल छूट जाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम जो आपका सवाल हो वो करीब बदल के तो आप भेजिए, ताकि हम लोग अपने व्यूअर्स के सवाल ले सकें यहाँ पर। तो ओवरऑल शो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे। धन्यवाद।